नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार तेजी से पटरी पर लौट रही है। यूपी की अर्थव्यवस्था कोरोना की चुनौती के बाद भी योगी सरकार का मैनेजमेंट कारगर रहा। जुलाई से शुरू यूपी की अर्थव्यवस्था में सुधार का सिलसिला अक्टूबर में भी जारी है। इस महीने में सरकार को कर और गैर कर यानी कि टैक्स और रेवेन्यू के मदों में आय मिली है, इनकम हुई है। इस महीने राज्य सरकार को 10,672.79 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। पिछले साल अक्टूबर 2019 के मुकाबले 1828 करोड़ रुपए ज्यादा इनकम इस बार हुई। 4 महीने से पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था में तेजी आने की और उम्मीद है। योगी सरकार की रणनीति से यूपी में खजाने में लगातार बढ़त हो रही है। इस साल अक्टूबर में जीएसटी और वैट के मद में 5,598.27 करोड़ रुपए मिले। सरकार के तय लक्ष्य का कुल 80.5% धनराशि है। जीएसटी के मद में 3,795.44 करोड़ रुपए आए हैं, जो धनराशि लक्ष्य का 77.8% है। इसके अलावा स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी की बात करें तो उसके मद में राज्य सरकार को 1777.95 करोड़ रुपए का और आईजीएसटी के मद में 2017.49 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। वहीं जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मद में राजस्व के अंदर वृद्धि की दर्शा रहा है कि अब कारोबारी गतिविधियां फिर से पटरी पर लौट रही है। तो पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भी उछाल आया है। आपको बता दें कि वैट से राज्य सरकार को 1802.83 करोड़ रुपए मिले, जो कि धनराशि लक्ष्य का 86.9% है। वैट से मिली धनराशि बता रही है कि राज्य में फर्राटे से लोग वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की अच्छी बिक्री हुई तो शराब में भी काफी बढ़त देखी गई। शराब कारोबार में भी आबकारी के मद में राज्य सरकार को 2,403.20 करोड़ रुपए राजस्व में मिले। रेवेन्यू मिला ये लक्ष्य से आगे है, यानी कि 106.8% है। राज्य में प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में भी दर्ज हुई है बढ़त। स्टैंप और निबंधन के मद में 1805.79 करोड़ रुपए का राजस्व आया है। ये धनराशि तय लक्ष्य का 97.1% है। जमीन, मकान, फ्लैट और रजिस्ट्री से संबंधित अन्य काम तेजी से हो रहे हैं। निर्माण कार्यों में भी तेजी आई है। भूतत्व और खनिक्रम से राज्य सरकार को 284.77 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। ये धनराशि तय लक्ष्य का 71.2% है। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार की कोशिशें लंग ला रही हैं। ऐसे में खनन कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा है। सिर्फ परिवहन विभाग पर कोरोना का असर दिखता है। परिवहन के मद में 580.76 करोड़ रुपए मिले। ये लक्ष्य का लगभग 70.7% है। परिवहन में लक्ष्य से 30% पिछड़ने का कारण अंतरराज्यीय बस सेवाओं के सामान्य रूप से नहीं चलना बताया गया। कुछ पड़ोसी राज्यों में भी अभी भी बसों का आना जाना शुरू नहीं हो सका है। यही वजह है कि परिवहन विभाग पर यह असर दिखा है। बाकी दूसरे विभागों की अगर बात करें या बाकी रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो वो सीधे तौर पर फायदे का एक दृश्य दिखा रही है, फायदे की तस्वीर दिखा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है और ऐसे में प्रदेश के अंदर एमएलसी की 11 सीटों पर आज से नामांकन है। 12 नवंबर तक होगा एमएलसी के लिए नामांकन। 1 दिसंबर से होगा एमएलसी की 11 सीटों के लिए मतदान। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने भी 7 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। तो उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है, जो 12 नवंबर तक जारी रहेगी। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जारी किए जाएंगे। 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की विधान परिषद सीटों के लिए 1 दिसंबर को चुनाव होने हैं, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को हरी झंडी दे दी है। तो 12 नवंबर तक होगा एमएलसी के लिए नामांकन। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 11 सीटों के लिए मतदान होगा। कांग्रेस ने भी 7 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। ये समाजवादी पार्टी की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये एमएलसी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। उमाशंकर चौधरी, लाल बिहारी, संजय कुमार मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, हेमेंद्र सिंह चौधरी और अवधेश, ये नाम अभी फिलहाल जारी किए गए हैं। एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ के हमारे संवाददाता। वाजपेयी, समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, जरा प्रत्याशियों के बारे में बताएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए नामांकन शुरू हो गया है, जिसमें शिक्षक एमएलसी और साथ ही साथ में जो स्नातक क्षेत्र के एमएलसी हैं उनका चुनाव होना है, जिसमें कुल 11 सीटें हैं, जिन पर
उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने इन सभी सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी किए गए हैं। तो निश्चित जब आज से नामांकन हो रहा है, तो अब जब राज्यसभा नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती, हालांकि बीजेपी के सहयोग से बीएसपी का एक प्रत्याशी जरूर हम कहें कि राज्यसभा पहुंच गया है, तो ऐसी स्थिति में अब कोशिश यही होगी सभी विपक्षी पार्टियों की कि जो इस दौरान इसमें नुकसान हुआ है, तो विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी भेजे जाए। इसमें अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने अपने जो कई नेता हैं जो विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, चाहे वो राम सिंह राणा हो जो छात्र नेता भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में लगातार विभिन्न पदों पर काम करते रहे हैं, तो उनको सपा ने अपने स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। वहीं असीम अली, संसाद अली और उसके अलावा आशुतोष सिन्हा, मान सिंह, इनको इन सभी को स्नातक क्षेत्र से ये 5 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे। वहीं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है उससे 6 लोगों को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो 7 प्रत्याशी कांग्रेस ने कंबाइंड रूप से स्नातक और शिक्षक क्षेत्र से भी अपने घोषित कर दिए हैं। अभी बीएसपी और बीजेपी के प्रत्याशी आना बाकी है, तो निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी अपने विधान परिषद भेजे जाए, ताकि उच्च सदन में कहीं न कहीं अपने बहुमत को बढ़ाया जाए। यही कोशिश विपक्षियों की होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी अपने पत्ते खोलेंगे और कोशिश होगी कि कहीं न कहीं अपने भी प्रत्याशी खड़े किए जाए। और क्योंकि आज से नामांकन शुरू है, 12 तारीख चलेगा, इस दौरान उनका नामांकन कराया जाए, तो जोड़ तोड़ और बाकी चीजें कहीं न कहीं इस दौरान जरूर हमको देखने को मिलेंगी, जो कि राज्यसभा के दौरान भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी ने विधान परिषद में भी अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र की सीटों पर नजर गड़ा दी है। और ऐसे में बीजेपी ने स्नातक कोटे की सीटों के लिए लखनऊ से अवनीश सिंह पटेल, वाराणसी से केदारनाथ सिंह, आगरा से मानवेंद्र सिंह, मेरठ से दिनेश गोयल और इलाहाबाद झांसी से डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा को प्रत्याशी बनाया। शिक्षक कोटे के लिए बीजेपी की ओर से लखनऊ से उमेश द्विवेदी, आगरा से दिनेश वशिष्ठ, मेरठ से श्रीश चंद्र शर्मा और बरेली मुरादाबाद से हरि सिंह ढिल्लो प्रत्याशी हैं। जबकि वाराणसी सीट पर चेतना नारायण सिंह को पार्टी समर्थन कर रही है। इसके अलावा गोरखपुर फैजाबाद से अजय सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। तो वहीं लखनऊ से खबर यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। खेल प्रशिक्षकों को 8 महीने से मानदेय नहीं दिए जाने को लेकर पत्र लिखा गया। भुगतान न होने से प्रशिक्षकों को आर्थिक संकट का हवाला दिया गया। ऐसे में सरकार तत्काल प्रशिक्षकों का भुगतान करे। अजय कुमार लल्लू ने कहा, इसके साथ ही उनके कार्यकाल को भी बढ़ाया जाए। तो भुगतान न होने से प्रशिक्षकों को आर्थिक संकट का हवाला दिया गया। ऐसे में सरकार तत्काल प्रशिक्षकों का भुगतान करे। अजय कुमार लल्लू ने कहा, इसके साथ ही उनके कार्यकाल को भी बढ़ाया जाए। खेल प्रशिक्षकों को 8 महीने से मानदेय नहीं दिए जाने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। भुगतान न होने से प्रशिक्षकों को आर्थिक संकट का हवाला भी दिया गया। खेल प्रशिक्षकों को 8 महीने से मानदेय नहीं दिए जाने को लेकर यह पत्र लिखा गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि आज जो आरोप लगा रहे हैं वो बता रहे हैं, वो बताएं कि जनादेश के अपहरण का कॉपीराइट क्या उनके पास है। जनतंत्र में जनमत का अपहरण करना सबसे बड़ा जंगल राज है। युवा इनके छलावे में नहीं आने वाला। युवा बीते कल की मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनना चाहता, वो आने वाले कल की सच्ची कहानी लिखना चाहता है। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आज जो आरोप लगा रखे हैं वो बताएं कि जनादेश के अपहरण का कॉपीराइट क्या उनके पास है। जनतंत्र में जनमत का अपहरण करना सबसे बड़ा जंगल राज है। युवा इनके छलावे में नहीं आने वाला। युवा बीते कल की मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनना चाहता, वो आने वाले कल की सच्ची कहानी लिखना चाहता है। तो अखिलेश यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया। तो जनतंत्र में जनमत का अपहरण करना सबसे बड़ा अपराध है, ये सबसे बड़ा जंगल राज है। इसी को कह रही हैं इस वक्त अखिलेश यादव। एक ट्वीट के जरिए युवाओं को उन्होंने इस ट्वीट में जगह दी। उन्होंने कहा कि युवा इनके छलावे में नहीं आने वाला। युवा बीते कल की मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है कि एक नई कहानी को वो लिख सके, एक नई इबारत को वो लिख सके।
तो वहीं एसआईटी ने सरकार को सौंपी बिकरू कांड की जांच रिपोर्ट। एसआईटी ने बनाई लगभग 3,500 पन्नों की जांच रिपोर्ट। 80 से ज्यादा बड़े और छोटे अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। एसआईटी ने 30 के खिलाफ प्रशासनिक सुधार की संस्तुति की है। पुलिस और प्रशासनिक और अन्य विभाग के अधिकारियों की अंतर्लिप्तता का है मुख्य आधार। 100 से ज्यादा गवाहियों के आधार पर एसआईटी ने तैयार की अपनी जांच रिपोर्ट। 12 जुलाई को एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की, 16 अक्टूबर को पूरा किया है। एसआईटी ने मुख्य रूप से अपनी 9 बिंदुओं पर हो रही जांच को आधार बनाकर रिपोर्ट बनाई है। एसआईटी को 31 जुलाई को ही सीएम को सौंपनी थी अपनी जांच रिपोर्ट। गवाहियों का आधार बढ़ने के कारण अब पूरी हो सकी रिपोर्ट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। यूपी में ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखों पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि प्रदूषण वाले पटाखों के लिए सरकार तैयार कर रही है गाइडलाइन और पटाखों के इस्तेमाल पर विस्तृत गाइडलाइन जारी करने की तैयारी है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर लगाई जा सकती है रोक। चीनी पटाखों की बिक्री भी की जा सकती है प्रतिबंधित। कोरोना के बीच स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए शासन गंभीर है। पटाखों के अंधाधुंध प्रयोग में की स्थिति में होने वाली दिक्कतों पर हुई खास चर्चा। इसके साथ ही एनजीटी के दिशा निर्देशों पर भी किया गया मंथन। एनजीटी के निर्देशों के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले पटाखों की श्रेणी होगी तय। तेज आवाज वाले पटाखों के बारे में पहले से बनी हुई है गाइडलाइन। चीनी पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लग सकती है। तमाम गाइडलाइंस हो सकती हैं। ज्यादा आवाज वाले पटाखों को रोका जा सकता है। तो तमाम ये गाइडलाइंस फिलहाल तैयार की जा रही हैं और जल्द ही ये जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि दिवाली में अब ज्यादा समय है नहीं और ऐसे में जो ज्यादातर पटाखे हैं प्रदूषण फैलाने वाले या फिर तेज आवाज करने वाले, उनको प्रतिबंधित करने की बात की जा सकती है। तो लखनऊ से खबर है कि डीजीपी एससी अवस्थी ने त्योहारों को लेकर अफसरों को कुछ निर्देश दिए हैं। त्योहारों को ने पटाखों की दुकानों को लेकर डीजीपी ने निर्देश दिए। अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस को लेकर नियमानुसार करें कार्रवाई। दुकानों के लगाने के स्थान की भी करें व्यवस्था। पटाखा दुकानों के आसपास अग्निरोधक उपाय भी किए जाएं। इसके अलावा बिना लाइसेंस अवैध आयात को रोकने की कार्रवाई करें। आतिशबाजी कंपनियों के विस्फोट अधिनियम 2008 के तहत नियम 84 के तहत अधिकृत करें। अवैध रूप से संचालित आतिशबाजी निर्मित निर्माताओं पर कार्रवाई करेंगे। डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। तो आतिशबाजी कंपनियों को विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के तहत यहां पर अधिकृत करें। अवैध रूप से संचालित आतिशबाजी निर्मित करने को लेकर भी प्रतिबंधित किया जाए और कार्रवाई की जाए। डीजीपी एससी अवस्थी की तरफ से ये तमाम निर्देश त्योहारों के मद्देनजर, दिवाली के मद्देनजर दिए गए। पटाखों को लेकर उन्होंने खास निर्देश दिए हैं। तो वहीं उन्नाव में न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। न्यूज वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य महकमा विभाग ने गांव के अंदर कैंप लगाकर शुरू की डेंगू की जांच। स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव में लिए गए 35 लोगों के सैंपल। न्यूज वन इंडिया ने दिखाई थी गांव में डेंगू के कहर की खबर। गांव के 100 से ज्यादा लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। न्यूज वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद हड़कंप मचा है। आनन फानन में सैंपल लेने में जुटी है स्वास्थ्य विभाग की टीम। तो न्यूज वन इंडिया ने दिखाई थी गांव में डेंगू के कहर की खबर और ऐसे में गांव के 100 से ज्यादा लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। फिलहाल गांव के अंदर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और यहां पर चाहे वो दवा का छिड़काव हो, डेंगू मच्छर की रोकथाम के लिए तमाम उपाय हों, उनको तेजी के साथ शुरू कर दिया गया। न्यूज वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद प्रशासन में हरकत में आया, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। उन्नाव के अंदर न्यूज वन इंडिया की खबर हमने दिखाई थी उन्नाव से जुड़ी हुई, एक गांव से जुड़ी हुई, जिस गांव के अंदर 100 से ज्यादा लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं डेंगू के कहर के चलते। पूरे परिवार डेंगू के चलते अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे में पूरे गांव के अंदर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। न्यूज वन इंडिया ने डेंगू के कहर की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और उस पर फिलहाल एक्शन लिया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ वो मरीज जो कि डेंगू के कहर की वजह से अस्पतालों में भर्ती, दूसरी तरफ वो तस्वीर जो खबर चलने के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग ये पर एक मरीज। संवाददाता नीरज द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है खबर दिखाने के बाद, किस तरीके की तस्वीरें अब दिखाई दे रही हैं वहां पर? जी देखिए, कल बहुत बड़ी घटना हुई थी।
क्योंकि लगभग 100 के लोग जो है डेंगू के चपेट में आए थे। और इसको लेकर के जो अपने मरीज थे, जो तीमारदार, उन लोगों ने जो इनको प्राइवेट नर्सिंग होमों में भर्ती कराया था, इससे पहले कहीं कोई टीम गांव नहीं पहुंची थी, कोई जांच नहीं हुई थी। और कल जब ये खबर सामने आई तो न्यूज वन इंडिया ने इसे प्राथमिकता पे चलाया और खबर का इतना बड़ा असर हुआ है कि जिलाधिकारी ने सीधे इस मामले में हस्तक्षेप किया है। और इसके बाद में जो है गांव टीम पहुंची है। अभी तक की 35 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है और जिसमें 4 लोग संदिग्ध निकले हैं। अब टीम लगातार जांच कर रही है, छिड़काव जारी है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि न्यूज वन इंडिया का जबरदस्त असर हुआ है और खबर का ये जो असर हुआ है, इसको लेकर अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग क्योंकि हरकत में आ चुका है, यहाँ पर क्या इससे पहले तमाम अनियमितताएं थी? और क्योंकि कल जब हमने खबर दिखाई उससे पहले लगातार कई ऐसे मामले सामने आ चुके थे डेंगू के, तो क्या पहले स्वास्थ्य विभाग जागा नहीं था? पहले स्वास्थ्य विभाग को ये खबर नहीं थी या पहले स्वास्थ्य विभाग की ये कोशिशें नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी ऐसे समय पर? देखिए, इससे पहले लगातार जो न्यूज वन इंडिया है उस चैनल ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों की बड़ी खबर चलाई है और लगातार ये जिला प्रशासन के भी बड़े अधिकारियों के नजर में आया है कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से जो है लापरवाही बरत रहा है। क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, क्योंकि संचारी रोग को लेकर पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कोरोना के बाद डेंगू को लेकर के कि कहीं भी अगर कोई मामला है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाए, तुरंत जांच की जाए। लेकिन इतना बड़ा मामला कि लगभग 100 के लोग करीब जो है चपेट में आ चुके और उसके बाद भी कोई टीम वहां नहीं पहुंची, उसने जांच नहीं की। तो कहीं ना कहीं अपने में एक बड़ा मामला था, अपने में एक बड़ी लापरवाही थी जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग आंख मूंद कर बैठा था। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर अब आगरा से, जहां पर नहर की सफाई के नाम पर घोटाले का आरोप लगा है। सिल्ट सफाई के नाम पर नहरों में की जा रही है सिर्फ खानापूर्ति। करोड़ों रुपए के बजट का लाखों का काम हो रहा है। करोड़ों रुपए के बजट ले लिए गए, लाखों रुपए में काम कर दिया गया, बाकी का घोटाला कर दिया गया। सही तरीके से सफाई ना होने पर किसानों में भारी आक्रोश है। सिंचाई विभाग पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप भी लगा है। किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने उठाए सवाल। खानापूर्ति को देख दी धरने की चेतावनी। 7 नवंबर तक सफाई पूरी नहीं हुई तो फिर 8 तारीख को देंगे धरना। जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे। किसान नेता ने लगाया सिंचाई विभाग पर कमीशनखोरी का आरोप। जहां एक और प्रदेश सरकार किसानों को समय पर पानी नहीं मिलने और सही तरीके से पानी मिलने के लिए नहरों में सिल्ट की सफाई करा रही है, तो वहीं हो रही सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अनियमितताएं भी देखने को मिल रही हैं। किसानों का कहना है कि सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ना तो जमा शिल्ट को हटाया जा रहा है, ना ही नहर के किनारे बनी पटरियों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट भी जारी किया है। वहीं इसी को लेकर जन जन की आवाज राजनीतिक अध्यक्ष और किसान नेता श्याम सिंह चाहर के ने सैकड़ों किलोमीटर नहरों का निरीक्षण किया, जिसके बाद फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जहां सैकड़ों किसान जमा हो गए और किसानों ने नहर विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के बड़े आरोप लगाए। साथ ही हंसापुर पर बनी जर्जर पुलिया को लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला। ब्रांच है, ये सबसे बड़ी नहर है। यहाँ पर किसान टोलियों से भी परेशान है, इनसे भी पैसा लिया जाता है। जो इस नहर की किसान बता रहे 5-6 वर्ष से इसकी न तो सफाई हुई न खुदाई हुई। किसान भारी परेशान है। तो किसानों ने एक जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 7 तारीख तक इसकी सफाई प्लस खुदाई नहीं हुई तो 8 तारीख से इसमें टेंट लगा करके भूख हड़ताल बैठ जाएंगे। अगर किसान बैठेंगे तो हम भी उनके साथ में बैठेंगे, पीछे नहीं हटेंगे किसी की कीमत पर। आगरा नहर प्रणाली को पानी जो है गंगा से भी मिलता है, तो उसका जो है अभी क्लोजर 20 तारीख तक है, तो 22 तारीख से रोस्टर के हिसाब से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जो आपकी सफाई कराई गई है ब्लॉक स्तर पर रजवार सफाई कराई जा रही है या माइनर वार कराई जाएगी? रजवाओं की अलग हो रही है, माइनर्स की अलग हो रही है, सबका अलग अलग है। कितना किलोमीटर की लंबाई में सफाई की जाएगी और कितने रुपए का टेंडर किया गया है इसमें? लगभग 500 किलोमीटर के करीब नहरें हैं जी, जिनकी सफाई कराई जा रही है हमारे खंड के अंतर्गत। आगरा नहर खबर वाराणसी से, जहां पर मुख्तार के करीबी मेघराज खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मेघराज खान ने मकान के पिछले हिस्से पर अवैध कब्जा किया था। वीडियो की तरफ से मकान के पिछले हिस्से को तोड़ दिया गया। अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने के लिए 1.5 महीने पहले नोटिस दिया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी फोर्स भी तैनात रही। अवैध कब्जे पर कार्रवाई के दौरान बीडीए अधिकारी परमानंद यादव, क्षेत्राधिकारी चेतगंज संतोष कुमार सिंह मीणा, थाना प्रभारी जेतपुरा शशि भूषण सिंह, ये सभी मौजूद रहे।
वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहां पर बुलडोजर चलाकर मकान के पिछले हिस्से को तोड़ दिया गया, जो कि अवैध रूप से बनाया गया था। मकान के पिछले हिस्से पर बुलडोजर चला दिया गया, जिस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो महराज खान के मकान के पिछले हिस्से पर चलाया गया बुलडोजर। वाराणसी की ये तस्वीर, वाराणसी की डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये कार्रवाई करते हुए इस पूरे अवैध कब्जे को गिरा दिया गया। आकाश यादव संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, महराज खान के मकान के पिछले हिस्से पर बुलडोजर चला, जरा जानकारी दीजिए, कौन है महराज खान और आखिर क्यों ये कार्रवाई हुई? जी, जैसा कि आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही इनके पास नोटिस भेजा गया था। ये महराज अहमद वो हैं जो मुख्तार अंसारी के काफी करीबी माने जाते हैं। ये लगातार कई अवैध काम में उनसे जुड़े रहे। इसके बाद भी इनके पहले भी कई मुकदमा भी इनके ऊपर पंजीकृत है। अभी हाल ही में एक महीना पहले ये फर्जी शस्त्र लाइसेंस किए थे, जिसके बाद जयपुरा पुलिस द्वारा कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया गया था। आज वीडियो द्वारा इनके घर पे वीडियो बुलडोजर चला के तोड़फोड़ किया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।